हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक नए टॉपिक के साथ। अब आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। ठीक है, ये डी ट्रिपल एस बी के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने टीचर्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को मैं ट्वेल्थ लेवल से, क्योंकि ट्वेल्थ में ही ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्लास ट्वेल्थ से लेकर के ग्रेजुएशन तक इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हम बात करते हैं बेसिक से। ठीक है, बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स में आपको बता देती हूँ। केले एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये क्या है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ये वर्ड मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। ठीक है, ये मैट्रिक्स वर्ड जो है इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो, इतना आपको समझ आया कि ये केले एक क्या थे? मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो अब बात आती है कि ये मैट्रिक्स जो है वो आखिर होता क्या है। तो एक्चुअली ये अरेंजमेंट्स है। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक अरेंजमेंट का तरीका है किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज करने का, एक मेथड है। अब देखो क्या है ये रियल में जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं? अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर इसको एग्जांपल से भी करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको, अ सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स अरेंज्ड अरेंज्ड in the form in the form of rectangular array where m is equal number of rows and n is equal number of columns। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स होता क्या है? अ सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अगर हम एम एन एलिमेंट्स को अरेंज करें किस फॉर्म में, उनको अगर हम किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें, तो ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये अरेंज हुए एलिमेंट्स है ना, इस फॉर्म को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, हम इसी को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी, इसका मतलब ये भी सेट ही है। सेट को लिखने का तरीका क्या था? जब तक हमने कर्ली ब्रैकेट्स में और फिर हम लिखते थे ना सेट को, एक तरीका ये भी है कि हम अगर एलिमेंट्स को इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करके लिख दें तो वो ही आपका मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा कि इसमें एम रोज और एन क्या हो? कॉलम हो। ये लिख रहा है ना, एम जो है नंबर ऑफ रोज है, एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? ऐसे आपने रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के नीचे हम लिखते हैं, इसको कहते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, अब हमने इसमें एलिमेंट्स लिखे, उसने क्या कहा? एम एन एलिमेंट्स हो, तो हम लिख देते हैं एम एन एलिमेंट्स के लिए, और उसमें नंबर ऑफ रोज वो एम कह रहा है और कॉलम एन कह रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? पहले पहला जो आपके पास एलिमेंट है हम उसको वन वन लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या लिखा? ए वन टू। ऐसे ऐसे से करके मैं कितने लिख सकती हूँ? ए वन और कितना, कॉलम ही तो है ये, ऐसे ऐसे करके कॉलम बनेंगे ये। तो इसमें कितने कॉलम से? एन कॉलम से। ठीक है, रोज कितनी है? देखो, पहले एक और लिख देती हूँ, टू वन ए टू टू, है ना? और ये कितना हो जाएगा? ए टू एन हो जाएगा। लास्ट में मैं ऐसे ऐसे करके लास्ट लिख देती हूँ, तो एम वन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ए एम टू। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सो ऑन ए एम एन लिख देंगे। तो देखो, ये टोटल जो एलिमेंट्स है ना वो एम एन एलिमेंट्स है। ठीक है, और इनको आपने एक रेक्टेंगुलर अरे बना करके, अरे मीन्स होता है कि ग्रुप बना दिया आपने, एक ग्रुप में इसको लिख दिया है ना? तो इस ग्रुप को ही, जिस
इन ग्रुप को ही लिखने का जो ये तरीका है, इसको ये हम मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, सपोजिंगली मेरे पास जो है मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए ऐसे करके 1 2 3 4। तो मेरे पास ये एलिमेंट्स है, कितनी रोज हैं इसमें, 2 कॉलम है और 2 ही रो हैं। ठीक है, इसको हम ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पूरी ये लाइन है, अगर मैं आपको बताऊं ये जो पूरी लाइन है ना, इसको हम रो कहते हैं। और ये जो पूरी लाइंस है ना, इनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, कभी कभी यही नहीं क्लियर हुआ होता है और हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये पूरा रो है, ये पूरा कॉलम है। तो ये जो रो है, ये कितनी रो है, 1 और 2, 2 रो हो गई ना, तो पहले रो लिखा जाता है। फिर कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है, तो वो लिखा जाता है। 2 कॉलम्स हो गए। अब जब 2 कॉलम्स हो गए, तो आप इसका टोटल देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा, 4। काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, 4 ही तो है। वैसे ही ये जो यहाँ लिखा है, ये क्या है, इसकी पोजीशन बता रहा है कि इस पोजीशन पे वो एलिमेंट है। आप इन दोनों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे काउंट करने हैं, तो वो उसके ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, m × n है, यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, ये ऑर्डर है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, सॉरी, इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, वो क्या दिखाता है, वो क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिखाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आखिर मैट्रिक्स क्या होता है। वो कुछ नहीं होता, अरेंज करना होता है जितने एलिमेंट्स को, अगर हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, यहाँ जो है उसका ऑर्डर हमेशा लिखना जरूरी होता है, इट्स कंपलसरी। और नीचे उसका ऑर्डर लिख दिया, पहले जो ऑर्डर का पहला जो लेटर है वो रो को दिखाता है, दूसरा लेटर किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके लिखा जाता है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इस मैट्रिक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, अगर हम देखें इसमें और, तो हम इसमें बात करते हैं नया नए टॉपिक की, वो है इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वैसे तो बहुत तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, उसी में से कुछ टाइप्स हम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले, वैसे तो कहते हैं साइज के और वर्ष के हिसाब से अलग अलग होते हैं, बट मैं एक साथ ही आपको सारा करवा रही हूँ। कि सबसे पहले मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। ठीक है, कि रो मैट्रिक्स आखिर क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ, अब देखो हमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, उसके बाद हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। कोई भी मैं मैट्रिक्स सपोज कर रही हूँ ना, उसमें नंबर ऑफ रोज को मैं m से दिखाऊंगी। ठीक है, और ये नंबर है, ठीक है, NO लिखा है, वो नंबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं किससे दिखाऊंगी, कॉलम्स को मैं n से दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए होगा। अब रो के लिए, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में m = 1 होता है, और n जो है वो कुछ भी हो सकता है। इसमें कंडीशन ये है कि m = 1 होना चाहिए। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो इसमें रो एक ही होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, a मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक क्या रेक्टेंगुलर अरे है, इसमें जो रो है ये सिर्फ एक ही है। कॉलम कितने, कॉलम बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं इसमें, लेकिन रो कितनी है, मैंने हमेशा कहा है रो ऐसे देखते हैं। तो रो कितनी आई इसमें, जो रो आई वो एक आई, इसका मतलब m क्या है, इसमें 1 है। तो जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे ही आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा, तो कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, जिसमें n = 1 हो। तो अभी मैंने बताया था आपको, n किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। सेट a = 1 2 3 ले लिया, तो इसमें अब
रोज कितनी है, रोज तो रो ऐसे दिखी जाती है और कॉलम्स ऐसे देखे जाते हैं, तो इसमें कॉलम कितने, कॉलम इसमें वो आपके पास एक है। ठीक है, कॉलम इसमें क्या है, एक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास, ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, वो है आपके पास यहाँ पे n जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड। तो थर्ड में अब हम क्या लिखें, नेक्स्ट होता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, दो कंडीशन में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है ना। अब देखो मैं बताती हूँ आपको दो कंडीशंस में कैसे बन सकता है। एक तो वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है, क्या बन सकता है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, और एक बन सकता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वर्टिकल का मतलब क्या है कि कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 बना दिया मैंने, है ना, 3 4, और यहाँ पे एक और लिख दो 5 6, ये लिख दिया मैंने। तो वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है कि इसमें जो ये अगेन m क्रॉस n का ही मैट्रिक्स है, ये आप लिख सकते हो, या फिर कितने का लिखेंगे हम, 1 2 3, ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, इसकी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ रोज है ना वो ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। तो जब रोज ज्यादा होंगी किससे, कॉलम से, तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे सिमिलरली अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें रोज कितनी बन रही है, अब इसमें रोज बन रही है आपकी सिर्फ दो रोज बन रही है, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 4 है। तो जब आपके पास कॉलम्स जो है वो ज्यादा हो, या फिर रोज लेस देन किसके हो, कॉलम के हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मतलब जो सीधे खड़ा हुआ हो, और ये पड़ी हुई जो वैल्यू है वो ज्यादा हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, वर्टिकल में रोज ज्यादा होती हैं, और हॉरिजॉन्टल में कॉलम्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्टिकल का नाम देख करके ऐसा लग रहा है कि कॉलम्स इसमें ज्यादा होने चाहिए, पर नहीं, इसमें रोज ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल में कॉलम्स ज्यादा होते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद देखो एक और करती हैं, और क्या क्या इसके हो सकते हैं, नेक्स्ट ही पेज लेना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आता है फोर्थ है हमारे पास क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, सपोजिंगली ए है हमारे पास, 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना उसमें m इज इक्वल टू n होता है, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों की दोनों हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, डेफिनेशन पे हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ रिटर्न तो आता है नहीं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, और डिटेल आप एक बार ही तो बुक जरूर पढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें ये होती है। फिफ्थ में देखिए आप, फिफ्थ में होता है नल मैट्रिक्स, नल और जीरो, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल और जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स है जब उसके सारे एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो हो। तो आप देख रहे हो ये 2 क्रॉस 3 का है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स के लिए कुछ नहीं कहा गया है कि ये आपका स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और कुछ नहीं कहा गया है। जीरो मैट्रिक्स वो जिसके जिस मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में क्या हो उसके सारे एलिमेंट जीरो हो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो।
जब ये जीरो हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। सिक्स्थ आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट हैं, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, देखो डायगोनल कब आएगा, जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अभी हमने स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, m इज इक्वल टू n। तो डायगोनल होने के लिए पहली कंडीशन है कि m जो है n के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि all the elements except the main diagonal elements are zero। ठीक है, क्या कह रहे हैं, all the elements except the diagonal element diagonal element elements elements are zero। मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और एम एन के बराबर, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। या कोई भी, इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते थे कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे करके भी आप बात कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल के डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल एलिमेंट के बाद, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद सेवेंथ है। तो डायगोनल के दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है देखो, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल, जब हम बोल रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो मतलब स्केलर मैट्रिक्स के भी तीन पॉइंट्स होंगे। पहले m बराबर n होना चाहिए। दूसरा क्या हो, ऑल द ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो ये दो हो गए। एक तो ये होना चाहिए, ये इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली चीज ये कह रहे हैं इसको कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब स्केलर के लिए नेक्स्ट क्या है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ, द एलिमेंट्स ऑफ diagonals are constant। वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होने चाहिए, या आप कह लो फिक्स होने चाहिए। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब डायगोनल एलिमेंट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी एक सपोज कर लो, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और मैंने लिख दिया के, तो ये भी जीरो 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 जीरो। ऐसे नहीं कि मैं हर बार 3x3 का बना रही, तो डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा या स्केलर मैट्रिक्स होगा, वो सिर्फ 3x3 का बनेगा, नहीं 2x2 का बन सकता है, और फोर का 6x6 का, किसी का भी बन सकता है, बस दोनों की दोनों इसमें बराबर होने चाहिए, रोज भी और कॉलम्स भी। ठीक है। अब एक नेक्स्ट इसमें और पढ़ते हैं कि इसके बाद जो आखिरी इसमें और बताते हैं, वो है आपके पास नेक्स्ट, वो है क्या, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इसी का ही खेल आगे इनवर्स वगैरह में सब में है। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है और उस स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है, स्केलर मैट्रिक्स मैंने कहा तो इसका मतलब वो डायगोनल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, या सब, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे पॉइंट कि m इज इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या कहा, ऑल एलिमेंट्स
except diagonal elements are zero। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें आता है, all the diagonal elements the value of, या वन, हाँ, all the diagonal elements are all the diagonal elements are वन। ठीक है, जितने डायगनल्स के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वन ही होगा, या वन इज द डायगनल एलिमेंट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। द वैल्यू ऑफ diagonal elements are वन। जब डायगोनल की एलिमेंट की वैल्यू, वैसे हम यूनिट मैट्रिक्स को ए से नहीं आई से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है ना, इसलिए हम इसको आई ही लिखेंगे आगे से। तो देखो क्या होती है, ये अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती, देखो नल मैट्रिक्स के लिए कुछ नहीं कहा गया था कि वो स्क्वायर होना चाहिए या नहीं, पर इसके लिए कहा गया है कि इसका जो है वो स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, 3x3। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट अगर हम देखें, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ क्या होती है। सबसे पहले तो आई को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं। दूसरा, ए आई इज इक्वल्स टू आई, ए इज इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स से आई को मतलब वन को मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स वापस मिल के आता है। ठीक है, आई की पावर या वन की पावर एन करो, कितना आता है, आई आता है। आई की पावर -1 करो तो भी आई ही आता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई करो तो क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। यूनिट मैट्रिक्स हमारा हो गया, ये डायगोनल और स्केलर भी होता है। अब एक और इसमें जो है वो मैट्रिक्स आता है, आई थिंक हमने काफी तो कर दिए हैं, लेकिन एक और लिख देते हैं हम, वो है ट्राइएंगुलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली ना दो तरीके से होते हैं। ठीक है, अब पहला क्या है और दूसरा क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड है हमारे पास क्या, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो अपर का मतलब ही ये होगा कि लेट ए इज इक्वल्स टू, और आपके पास इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, इसका भी क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहाँ पे मैं 3x3 का बना रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हो, उससे ऊपर वाला, जैसे इसका नाम मैंने ई रख दिया, इसका नाम एफ और इसका जी रख दिया। लेकिन ये जो तीन एलिमेंट्स, बचे हुए तीन एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम इस वाले जो पार्ट को कहते हैं ना, ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली ये ट्राइंगल का फॉर्म बना रहा होता है इस तरीके से, इसलिए हम इसको अपर ट्राइंगुलर कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है आपके पास, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी लिखा, यहाँ डी ई एफ लिखा, यहाँ 0 0 और 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट आपके पास नीचे की तरफ ट्राइंगल बना रहा है, इसको हम लोअर ट्राइंगुलर कहेंगे, और इस वाले को हम अपर ट्राइंगुलर कहेंगे। ठीक, अपर मतलब जब नीचे वालों की वैल्यू जीरो हो, और लोअर मतलब जब ऊपर वालों की वैल्यू, एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो, तीन एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये भी आपके पास हमेशा 3x3 नहीं कहेंगे हम इसको, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें m इज इक्वल टू n होना चाहिए, इसमें भी m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक हो गया। बात करें हम एल्जेब्रा ऑफ
एलजेब्रा ऑफ किसकी, मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी उन्होंने 1 2 3 4, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी आपके पास 0 1 2 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए प्लस बी निकालो, तो इसका मतलब सबसे पहले जो जरूरी पॉइंट होता है ए प्लस बी निकालने के लिए, जो पहला पॉइंट है वो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी के। इसका मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। ऐसे नहीं, ऑर्डर की वैल्यू नहीं बोल रहे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर की वैल्यू नहीं मांग रही। ऑर्डर हम किसको कहते हैं, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हियर m इज इक्वल टू n होना चाहिए दोनों के लिए ही। m इज इक्वल टू n नहीं, सॉरी, दोनों के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होना चाहिए। समझ आ रही है। ये अगर ये नहीं है तो आप जोड़ ही नहीं सकते, इनको ऐड ही नहीं कर सकते। अगर फिर कह रहे हैं ऐड करो, तो क्या ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ऐड करोगे, तो 1 + 0 करोगे, फिर 2 + 1 करोगे, फिर 3 + 2 करोगे, फिर 4 + 3 करोगे। हर एक एलिमेंट को उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ऐड करके लिख दोगे, तो देखो अगेन इसका ऑर्डर भी सेम ही आएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 1 3 5 7। ये आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है, समझ आया। अब इसमें एक और होता है कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें कुछ लॉज होते हैं, है ना। जैसे ये होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ये जो कम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशन आपको पता है उसी को ही हमें इसमें फॉलो करना है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी हम a प्लस बी करेंगे वो b प्लस ए के बराबर होगा। समझ आया। उसके बाद जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है, एक ही ऑपरेशन होता है पर 3 एलिमेंट होते हैं। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया एसोसिएटिव। थर्ड होता है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी की मैं बात करूँ ना, तो इसमें होता है कि आप क्या ऐड करो, इसमें क्या ऐड करो कि वापस ए आ जाए, तो डेफिनेटली नल मैट्रिक्स को ऐड करो। नल मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं हम, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स हो गया, या फिर आप नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है। फोर्थ हो गया आपके पास एडिटिव इनवर्स। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखो इनवर्स क्या होता है, मैं ए में क्या जो है ऐड करूं कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स आ जाए, तो डेफिनेटली आप माइनस ए ऐड करो। तो वही आपके पास, इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, यही एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव इनवर्स है। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये केवल रिवाइज करवा रही क्योंकि आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको पूरा ये चीजें मालूम होंगी, बस मैं आपको एक बार और जो है वो करवा रही हूँ इन चीजों को। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ। अब देखो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, किसमें, एडिशन की बात चल रही है अभी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं, एडिशन की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर p, सॉरी, अगर p प्लस q है, दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर से दिखा रही हूँ सब मैट्रिक्स है। अगर p प्लस q है और p प्लस r है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये होता है हमारे पास राइट, ये होता है हमारे पास लेफ्ट, ऐसे तो होता है ना। अगर ये कोई एरो है तो हम कहते हैं ये राइट है ये लेफ्ट है। तो यहाँ पे दोनों कौन सेम है, यहाँ पे ये भी p है इस साइड भी p है, इसका मतलब हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से लिख सकते हैं q इज इक्वल टू r। उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, ठीक है। वैसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था आपके पास कैंसिलेशन लॉ। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है।
ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि मैं कह क्या रही हूँ। जैसे सपोजिंगली ए है, ए आपके पास दे दिया उन्होंने 0 1 2 3। अब मैंने क्या किया, कोई के इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, इसका हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये के ए को हम क्या लिखें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में मैं बताती हूँ। उसमें प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज है लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं, इनको ध्यान से देखो। देखो, अगर मैंने कोई कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई कर दी ए प्लस माइनस बी से, ये क्या है, मैट्रिक्स है, कभी ऐड हो रहा है कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमेशा के ए प्लस माइनस के बी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैंने इसी के वन और के टू, दो नंबर्स है मेरे पास कॉन्स्टेंट नंबर्स के वन के टू, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे ए से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, के वन ए प्लस के टू ए, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब और देखें हम इसी में ही, तो हम और क्या लिख सकते हैं। देखो, अगर k1 और k2 है, ठीक है, और अंदर a भी है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि k1 k2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में a लिखा। या फिर आप क्या, हाँ आप ऐसे कर सकते हो। और अगर मैं देखूं कि कोई आपके पास माइनस का k a लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले आप के को बाहर रख करके माइनस ए लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ करते वक्त हमें हेल्प करता है ना, इसलिए ये बता रही हूँ। या फिर आप माइनस को बाहर रख करके के ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन आखिर होता क्या है इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू है ए बी सी डी, ठीक है, और बी दूसरा एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 1 और 2। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ देखोगे तो ये 2 क्रॉस 1 है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब एक मैट्रिक्स का, जिस जैसे वो मैट्रिक्स m×n का है, दूसरा किसके, m1 n1 लिख देती हूँ, m2 और n2 लिख देती हूँ। तो जब n1 m2 के बराबर होता है, तभी प्रोडक्शन जो है, किसी चीज का जो मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी। जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी केवल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ आ रहा है किस किस का, जब पहले पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो, इन दोनों की मैं बात करूँ तो इनको मल्टीप्लाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे डेफिनेटली, और यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, हम 1 2 लिखेंगे। हमने देख लिया कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, दोनों बराबर है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका वैल्यू लिख देनी है कि कितना आ सकता है। तो आप ये जो रिमेनिंग होते हैं ना नंबर, यही इसकी वैल्यू है। तो कितने आ रही है, 2 रो 1 कॉलम। तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से करो, प्लस दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट से करो, तो कितना आएगा, a प्लस 2b। आगे तो कुछ है नहीं, तो हम और कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें नेक्स्ट वाले में अगेन c प्लस 2d आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगर ये नहीं आता होगा तो जो चीज आपको, देखो मैं तो एक ही, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको एक एलन फॉर्म रैंक सब कराने वाली हूँ, तो मैं हर एक चीज
डिटेल से नहीं बता पा रही, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो कमेंट करना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आता होगा तो वेल एंड गुड, आप आके वीडियो देख सकते हो। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर मैं, तो देखो प्रॉपर्टीज में क्या क्या है इसमें। सबसे पहले क्या, अच्छा मुझे बताओ क्या ये कम्यूटेटिव है? ठीक है, पहली कम्यूटेटिव मैथ्स उसमें तो था, किसमें? एडिशन में, क्योंकि एडिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ क्या मैंने कहा ऑर्डर सेम हो? नहीं, यहाँ हमने क्या कहा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों के लिए बराबर करने को कहा है, और कुछ नहीं। तो आप इसी मैट्रिक्स का देख लो, आप इसकी इसमें देखो, क्या ये कम्यूटेटिव? ये कह रहे कम्यूटेटिव का मतलब है ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। आप चेक करो, पहले वाला ही हमने क्या लिखा, जो ये लिख रहे हैं हम ए बी लिख रहे थे, तो ए बी तो आपने देख लिया, ए बी कितना आया, ए बी हमने लिखा ए बी सी डी, और इधर लिखा हमने 1 2। इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर इसी का बी ए देखो तो जरा, बी ए में क्या करोगे आप? बीए में आपको लिखना पड़ेगा पहले बी 1 2, और दूसरे में लिखना पड़ेगा ए बी सी डी लिखना पड़ेगा। अब आप देखो, यहाँ 2 into 1 है, यहाँ कितना है 2 into 2 है, तो ये क्या 1 2 के बराबर है? यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे? ठीक है, तो इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ ये जैसे ए आई इज इक्वल टू, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था एक जगह पे, जब मैं यूनिट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता रही थी, तो हमने लिखा था ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए लिखा था, वहां पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये केवल किसके लिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए काम कर रहा है, पर सबके लिए नहीं। कम्यूटेटिव अगर होल्ड करता तो सबके लिए करना चाहिए था, इसके लिए नहीं कर रहा, तो ये लॉ होल्ड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्या एसोसिएटिव करता है? आप इसको करके देखना। हाँ, मैं आपको एसोसिएटिव मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देती हूँ, होल्ड करता है। ए, और यहाँ मैंने बी सी लिखा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और फिर देन सी। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है, वो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, इसी में ही सब करके देख लेती हूँ कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट आती है आपके पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एक इसमें एक और है क्या, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि कोई भी जो मैट्रिक्स है ना, उसमें दो ऑपरेशन होंगे, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो हमने क्या किया, पी की मल्टीप्लाई की किससे, क्यू प्लस आर से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख सकते हैं प्लस पी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक हो गया। अब आता है कैंसिलेशन, सॉरी, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर ए बी बराबर ए सी का है, तो डेफिनेटली हम बी बराबर सी लिख सकते हैं, ये भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये होल्ड कर रहा है तो बी इक्वल टू सी, अगर ये होल्ड नहीं कर रहा तो आप लिख नहीं सकते कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो कैंसिलेशन लॉ के लिए जरूरी है जो कैंसिल हो रहा है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। ठीक हो गया, तो ये कैंसिलेशन लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। क्वेश्चन इससे भी बनता है, किससे? अभी तक का जो ये था, ये आपको केवल पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे आगे, कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, स्केलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, रैंक निकाल रहे हो, तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन भी जैसे एडिशन होता है वैसे ही होता है, इसलिए मैंने वो बताया नहीं आपको। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर A इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ आपको, कि A+4 और B-3 था,
ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2a+c और 4 था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, 5, 9 और 4 है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, और ये b इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज क्या है इसके लिए, ऑर्डर सेम हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हर एक एलिमेंट, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसमें सेम हो, ठीक है, वो सेम हो। तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो करो, a+4 इज इक्वल टू 6, तो क्या a मिल जाएगा 2। सेम वही 2a+c इज इक्वल टू 9, a अभी निकाला आपने 2, तो क्या c निकल के आ जाएगा, आ जाएगा, कितना आएगा 5। वैसे b-3 इज इक्वल टू 5, तो b कितना आ रहा है 8। तो यही वैल्यूज पूछी हुई थी, हो गया। तो क्या कह रहे हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इसका इसके साथ ये बराबर होना चाहिए, ये इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये इसके साथ बराबर होना चाहिए, और ये इसके साथ बराबर होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, सारी वैल्यू, तभी हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ आया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दो। देखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, सपोजिंगली ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं, डी ई एफ जी एच आई। तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है, वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हम कहते हैं, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, a+b+c, यही इसका ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। समझ आ रहा है, सिंपल सा, डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो वही आपका ट्रेस ऑफ ए होगा। अब ट्रेस ऑफ ए की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं यही करा देती हूँ। ट्रेस ऑफ, अगर उस मैट्रिक्स से आपने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो कि उस कांस्टेंट को बाहर ले लो, ट्रेस ऑफ ए निकाल दो पहले, फिर मल्टीप्लाई कर लो। ट्रेस ऑफ, अगर a+b है ना, कि डायगोनल के एलिमेंट्स a+b निकाला पहले, फिर डायगोनल के एलिमेंट, तो वो बराबर होता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b के, ठीक है। और ट्रेस ऑफ, यहाँ पे माइनस भी लिख देती हूँ, बल्कि दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस दोनों के लिए सेम। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है ना, इसको थोड़ा देखो, तो ये किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। जबकि आपने देखा था कि जो ए बी का प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है ना। किसी केस में हो जाएगा तो हो जाएगा, कौन से केस में, जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये हमने अभी पढ़ा पढ़ा। और ये लेकिन ट्रेस के केस में कह रहे हैं कि ए बी का जो ट्रेस होगा वो बी ए के ट्रेस के बराबर होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। वहां पे जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव बहुत, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, और उस 100 क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता होता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सब नई डिजिट्स होती हैं, कोई पुराना क्वेश्चंस तो होता नहीं है, तो वो कोई इतना टफ नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होता है। जैसे कि अगर सपोजिंगली देखो, उन्होंने पूछ दिया ट्रेस ऑफ a+b निकालो, तो ऐसा नहीं करने बैठना है कि, और उसने अगर ए बी दिया हो, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि पहले a+b निकालोगे फिर उसका टोटल ट्रेस निकालोगे, नहीं। हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, क्योंकि a+b निकालने में हमें क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। तो आप इससे आसान क्या है कि आप ए का ट्रेस अलग से निकाल दो, बी का ट्रेस अलग से निकाल दो, और लास्ट में ऐड कर दो,
तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज में साथ साथ आपको बता रही हूँ, और इन पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट। तो आई होप सबको पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। किसी मैट्रिक्स की जो वैल्यू जब आ जाती है, मतलब किसी मैट्रिक्स को एक नंबर पर डिफाइन करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, या उसके सॉल्यूशन के लिए। जैसे 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, है ना। अब मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, या तो ओपन ब्रैकेट भी लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब 4 माइनस का 6, दैट मीन्स -2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद यही आता है क्या, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, देखो। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट के ना n माइनस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, तो उन डिटर्मिनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। सपोजिंगली कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ही ले लो, या डिटर्मिनेंट भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, और थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए। 5 6 7 ऐसे लिख दिया। अब मैंने ये कितने क्रॉस का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। अब मैंने इसमें से एक मैट्रिक्स उठाया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो ये 3 क्रॉस 3 का है, तो वो 2 क्रॉस 2 का है। तो मैंने क्या किया, एक माइनर इसका ले लिया। हर एक एलिमेंट के लिए माइनर निकलता है, तो इस एलिमेंट को हम लिखते हैं A11। इसकी पोजीशन क्या है, A11, पहले ही रो पहला कॉलम। तो A11 के लिए जो माइनर होगा वो MM11 होगा। तो हम कैसे करते हैं, इसको भी हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो, बचे हुए जो नंबर्स है ना उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2 क्रॉस 2 का आया था। कितना, जो पहले का मैट्रिक्स था वो 3 क्रॉस 3 का था। तो वो ये कहते हैं माइनर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स या किसी डिटर्मिनेंट से ही अगर वो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, और आप उसमें से डिटर्मिनेंट n-1 ऑर्डर का निकालो, तो वो n-1 ऑर्डर का, इसको हम n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो ये n-1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ही हम क्या कहते हैं, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझ आया। अब अगर मैं इसके कोफैक्टर की बात करूं, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए ही कह लो चलो। तो वो क्या होता है कोफैक्टर, वो भी हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 11 C11, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, C11 का मतलब वो कह रहे हैं इसका 1 का कोफैक्टर निकालो। तो वो क्या होता है, जो माइनर निकला है इस एलिमेंट का, उस माइनर के आगे अगर आपने -1 की पावर I+J मतलब जिस रो कॉलम में वो है, किस रो कॉलम में है ये, 1+1 में, अगर ये लिख दिया तो इसी को हम कोफैक्टर कहते हैं। मतलब -1 की पावर I+J से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। समझ में आई। और या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I+J, और माइनर माइनर कितना हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, हम डैश को कहते हैं, मतलब लाइक ए डैश लिख दिया हम। सपोजिंगली ए इज इक्वल्स टू आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। इसका जो बनेगा आपके पास वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनेगा। अगर मैंने आपको कह दिया ट्रांसपोज निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो को हम कॉलम बना देते हैं, मतलब 1 2 3, दूसरी रो को कॉलम बना दो 5 6। अब देखो,
ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2, मतलब इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए डैश का होल डैश करो तो ए ही आएगा। अगर कोई ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके सम का डैश किया तो वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। माइनस के लिए भी सेम है। अगर आप के पी का होल डैश करें तो वो कांस्टेंट और पी डैश के बराबर होगा। अगर आप पी क्यू का होल डैश करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यू डैश पी डैश के बराबर, मतलब ये रिवर्स में खुलता है ट्रांसपोज की कंडीशन में। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसके थोड़े डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, एक्चुअली मैंने आपको ट्रांसपोज इसलिए बताया ताकि बीच में अगर कुछ यूज हो डिटर्मिनेंट में तो आपको पता चले। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है। देखो, सबसे पहले कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो बराबर होती है। कभी भी ए डैश के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इस ए की रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, तभी तो ए डैश आया। लेकिन दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। समझ आई इतनी बात? दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, पहली चीज। अब दूसरी बात देखो कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में ना, किसी भी डिटर्म मैट्रिक्स की बात कर लेती हूँ, चलो मैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर पूरी एक रो 3 4 5 6, पूरी एक रो और पूरा का पूरा एक कॉलम, 4 5 6 कुछ भी लिख दो, अगर किसी भी मैट्रिक्स में पूरे की पूरी एक रो या पूरी की पूरी एक कॉलम अगर जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं होती। वो कितना होता है? जीरो ही होता है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि अगर हमने किसी एक मैट्रिक्स की, जैसे 1 2 है, 3 4 लिख दिया मैंने, अगर हमने क्या किया, एक इससे नया मैट्रिक्स बनाया। क्या बनाया? वो मैट्रिक्स A1 बनाया सपोज। अब मैंने क्या किया, 3 4 को ऊपर, 1 2 को नीचे, मैंने रो को इंटरचेंज कर दिया। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा ना और जो A1 का डिटर्मिनेंट होगा, इसमें माइनस का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? माइनस का डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। आप करके भी देख सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए का डिटर्मिनेंट, तो वो कितना आएगा? 4 - का 6 - 2। और आप यहाँ निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A1, तो वो आएगा 6 - का 4 2। कितने का डिफरेंस आ रहा है? माइनस का। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो बता देती हूँ आपको कि और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो, नेक्स्ट देखो, अगर हम क्या करें कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के, वो जो कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट की पावर, उसका ऑर्डर आ जाता है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम 2 × 2 तो नहीं लिख सकते ना। तो उसके ऑर्डर का जो एक एलिमेंट है एन, जो है एन और एम बराबर है, तो उनमें से एक जो है यहाँ मेंशन हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन है ना, तो हम उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी होल पावर एन लिख सकते हैं।
अगर डिटर ए बी जो है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक है, इतना आई होप समझ आ गया होगा, तो इतना काफ़ी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के लिए। और थोड़ा सा आप क्लास 12th की बुक भी देख लेंगे तो उसमें भी अच्छे अच्छे हैं कि उनको एडिशन करेंगे तो क्या होगा डिटर्मिनेंट का, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, तो एक झलक देख लेना आप उसको भी। अब नेक्स्ट टॉपिक एक आता है सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है ना, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर कौन हो जाएंगे? नॉन सिंगुलर कौन होंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो देखो, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और काफ़ी क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ही मैं आपकी और डिटेल